Hello everyone. Welcome to my second YouTube lecture of International Financial Reporting Standards. कंसोलिडेशन को आज आगे बढ़ाएंगे. कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कंसोलिडेशन के. आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे. एक बार मैं क्विक रिकैप दे दूंगा आपको पीछे का सारा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका चैप्टर का नाम क्या था? IFRS 10. IFRS 10 Consolidated Financial Statement. IFRS 10, that is Consolidated Financial Statement. तो ये हमारा चैप्टर का नाम था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है. कंसोलिडेशन मींस किस चीज का कंसोलिडेशन? तो कंपनीज की दो बैलेंस शीट को कंसोलिडेट एक टाइम पर करा जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है. अब कंसोलिडेशन किस किस का करना चाहिए, वो कैसे हमें पता चलता है कि कल मैंने बताया था कि अगर मैं मोर देन 50% स्टेक एक्वायर कर लेता हूं सामने वाली कंपनी का, तो वो मेरी कंपनी क्या बन जाती है? वो मेरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है. और उस केस के अंदर हम कंसोलिडेशन करना पड़ता है. मोर देन 50% स्टेक हो जाता है, तो मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आपका डोमिनेंस उस कंपनी के ऊपर है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो उनके हर डिसीजन में. मतलब आप, क्योंकि आपका मोर देन 50% स्टेक है, तो उनका जो भी डिसीजन होगा वो आपके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा, क्योंकि मोर देन 50% हिस्सेदारी तो आपकी होगी ना कंपनी के अंदर. तो वो चीज थी. तो आज में अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एक अपनी एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ जिसमें आपका सारा कुछ और जो सब्सिडरी है उनका सारा कुछ, अपनी टोटल पावर आपको बतानी पड़ेगी, आपकी पावर कितनी है. तो अब सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे एज ऑन 31 मार्च 2022 और वट एवर द फाइनेंशियल ईयर हम तब बनाते हैं. बट जब मैं सामने वाली कंपनी का स्टेक एक्वायर्ड करता हूं, जब मैं सामने वाली कंपनी का स्टेक एक्वायर्ड करता हूं, उस टाइम पर कुछ कैलकुलेशन करी जाती है पहले, उसके बाद ही 31 मार्च पर आकर हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं. तो सबसे पहले, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई स्टेक एक्विजिशन स्टेक एक्विजिशन अगर मैं कर रहा हूं, तो वो एक स्ट्रेटजी है बिजनेस कॉम्बिनेशन की. बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या आता है, अभी मैं आपको समझा देता हूं. तो सबसे पहले आपको थोड़े से उसमें वो समझना पड़ेगा, फिर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे बहुत सिंपली. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको IFRS नंबर 3, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो ये आपको बताता है कि किस तरीके से स्टेक एक्विजिशन, मतलब सारी, अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर स्टेक एक्विजिशन करा है या सामने वाली कंपनी के पूरे बिजनेस को ही खरीद लिया है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS नंबर 3 बताता है सारा का सारा. अब स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है, मतलब किस तरीके से मैं कर सकता हूं स्टेक एक्वायर्ड, या फिर क्या होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजी. तो एक आप सीए इंटर में पढ़ते थे, आई थिंक, अकाउंटिंग फॉर एमेलगेमेशन. उसके अंदर क्या होता था, मैं सामने वाले की बिजनेस, पूरा बिजनेस परचेज कर लेता था, और सामने वाला बिजनेस क्या हो जाता था, बंद हो जाता था. तो एक तो स्ट्रेटजी वही होती है कि मैं डायरेक्ट क्या कर लूं, बिजनेस परचेज कर लूं सामने वाले का. सामने वाले का मैं क्या कर लूं, बिजनेस परचेज कर लूं. उसकी एंट्री है, चलो मैं लिखवा देता हूं. एंट्री हम क्या करते थे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट. तो हम ये वाली एंट्री पोस्ट कर देते थे उस टाइम पर. अब यहां पर ना ये वाला केस नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? इस केस के अंदर क्या हो रहा है, मैं सामने वाले का बिजनेस एक तरीके से पूरा परचेज करके सामने वाली कंपनी को बंद नहीं करवा रहा हूं.
मतलब इस केस में क्या होगा, मैं स्टेक एक्विजिशन कर रहा हूं। इस केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, स्टेक एक्विजिशन। स्टेक एक्विजिशन कर रहा हूं। स्टेक एक्विजिशन का मतलब ये होता है, लेट सपोज रिलायंस कंपनी ने टाटा कंपनी के अंदर अगर मोर देन 50% शेयर होल्डिंग कर ली, मोर देन 50%, तो टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी की क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि टाटा कंपनी अब क्या हो गई है, बंद हो गई है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है, टाटा कंपनी बंद थोड़ी ना हुई है, टाटा कंपनी तो एज इट इज चलती रहेगी। इन दोनों के एसएफएस मीन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एज इट इज बनते रहेंगे, कि दोनों में कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा, सिर्फ रिलायंस कंपनी जब स्टेक एक्विजिशन करेगा टाटा कंपनी के अंदर, तो वो अपने यहां एंट्री क्या पास करेगा, लाइक सिंपल एंट्री, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन टाटा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी चीज है, रिलायंस ने अगर इन्वेस्ट करा है टाटा के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट रेज इंक्रीज हुई है रिलायंस कंपनी की, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन टाटा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। वहीं टाटा अपने यहां क्या करेगा, एंट्री। अब टाटा कंपनी के अंदर देखो रिलायंस ने इन्वेस्ट करा है टाटा कंपनी के अंदर, इन्वेस्ट कहां करा है, वही टाटा के शेयर्स ही तो परचेज करे होंगे, टाटा कंपनी के शेयर्स ही तो परचेज करे होंगे, और कुछ थोड़ी ना करा है। अब टाटा कंपनी के अगर शेयर्स परचेज करे हैं, तो सिंपल सी चीज है, टाटा कंपनी की क्या बढ़ गई होगी, शेयर कैपिटल। टाटा कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज कर गई होगी। तो टाटा कंपनी अपने यहां पर जनरल एंट्री क्या करेगी उस केस के अंदर, टाटा कंपनी अपने यहां पर जनरल एंट्री उस केस के अंदर करेगी, टाटा कंपनी के पास पैसा आया है, क्योंकि सामने वाली कंपनी ने पैसा दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टाटा कंपनी की इस केस के अंदर क्या बढ़ गई है, शेयर कैपिटल। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, यहां तक अगर बात समझ आ गई हो, तो दो तरीके से हम बिजनेस कंबाइन कर सकते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था, सामने वाली कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है सामने वाली कंपनी, सामने वाली कंपनी चलती नहीं है। यहां पर क्या होता है, स्टेक एक्विजिशन का ये होता है कि स्टेक एक्विजिशन मतलब मैं सामने वाली कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा हूं, और अगर मैंने सामने वाली कंपनी के टोटल शेयर मोर देन 50% अगर मैं एक्वायर कर लेता हूं, तो मेरा डोमिनेंस हो जाता है, मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं हर डिसीजन के अंदर, मतलब मेरा इन्फ्लुएंस आ जाता है सामने वाली कंपनी के ऊपर, मैं उनके हर डिसीजन में मेरा लाइक होल्डिंग कंपनी का हाथ होने वाला है, फिर अगर स्टेक एक्वायर्ड मोर देन 50% हो जाता है तो। अब जरूरी नहीं है कि मोर देन 50% हो सब्सिडरी मेरी बने तभी कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के टाइप्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन बताऊं कि कितने तरीके से कंसोलिडेशन करा जा सकता है, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, तो पहला है, तो पहला तो आपको देख ही चुके हो सारे के सारे कि लाइक विद सब्सिडरी, अगर सामने वाली कंपनी मेरी सब्सिडरी बन जाती है तो मैं कंसोलिडेशन करूंगा। सेकंड है लाइक विद सब्सिडरी, या फिर अगर मैं बोलूं दूसरा है विद एसोसिएट। विद एसोसिएट कंपनी, अब ये एसोसिएट कंपनी क्या होती है, देखिए सब्सिडरी में आपने करा, अगर मोर देन 50% स्टेक एक्वायर कर लेते हैं, तो सामने वाली कंपनी आपकी क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है। एसोसिएट कंपनी कब बनती है, अगर आपने स्टेक जो एक्विजिशन करा है सामने वाली कंपनी का, वो अगर करा है मोर देन 20% बट लेस देन 50%, बट लेस देन 50%, तो उस केस में सामने वाली कंपनी आपकी क्या हो जाती है, एसोसिएट। और इस केस के अंदर भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ जाते हैं। चलो ठीक है, अब तीसरा जो आता है वो होता है आपका विद जॉइंट वेंचर्स। अगर जॉइंट वेंचर है, उस केस के अंदर भी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अभी आपको जो समझना है ना, जो सबसे ज्यादा लाइक 90% जो चीजें रहती हैं वो ये इसके ऊपर रहती हैं, सब्सिडरी।
सब्सिडरी की बुक्स ऑफ अकाउंट को आप कैसे कंसोलिडेट अपने होल्डिंग की बुक्स के अंदर करोगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, कैसे करोगे, सारी की सारी चीजें यहीं पर आती हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा रिवाइज करवाया पूरा का पूरा, पीछे जो हमने पढ़ा था। गुडविल की कैलकुलेशन मैंने कल बताई थी, वो लाइक मतलब एक एग्जांपल के थ्रू सारा वो हो गया था। गुडविल की कैलकुलेशन आप समझ चुके हो ऑलरेडी कैसे कैसे करते हैं, बाकी मैं फिर बताऊंगा अच्छे से जब पूरा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लूंगा। स्टेक एक्विजिशन हम अल्टीमेटली पूरे कंसोलिडेशन के अंदर आईएफआरएस में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां पर स्टेक ही एक्वायर्ड करा जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा बिजनेस परचेज कर रहा हूं, सामने वाली कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पर स्टेक एक्वायर्ड होगा, शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। मैं अपनी बुक्स में एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, तो वो सामने वाली की बुक्स में एज अ शेयर कैपिटल के अंदर शो होगा, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कहां कर रहा हूं, सामने वाली कंपनी की शेयर कैपिटल के अंदर। ओके, अब आते हैं लाइक अपने एक एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा समझाता हूं आपको। लेट सपोज दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है हर्षित लिमिटेड और एक कंपनी है मनीष लिमिटेड। हर्षित लिमिटेड ने क्या करा, लेट सपोज 100% स्टेक अक्वायर करा है, 100% स्टेक एक्विजिशन। 100% स्टेक एक्विजिशन कर लिया किस में, मनीष लिमिटेड में। तो अब मनीष लिमिटेड हर्षित लिमिटेड की क्या बन चुकी होगी, सब्सिडरी। सिंपल सी चीज है, ठीक है। सब्सिडरी बनने का मतलब क्या हो गया, अब मनीष लिमिटेड अगर अपने बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, तो वो किसके थ्रू लिया जाएगा, वो हर्षित लिमिटेड के थ्रू लिया जाएगा। क्योंकि 100% स्टेक तो किसके पास है, हर्षित लिमिटेड के पास। पूरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल पूरी की पूरी हर्षित लिमिटेड के पास है, तो सीधी सी बात है। तो 100% ओन्ड करता है हर्षित, 100%। 100% ओन्ड कह लो या फिर लाइक कंट्रोलर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें ही मैं पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी सारी चीजें बनवा दूंगा और समझ आ जाएगा आपको इजीली। तो एच लिमिटेड और हर्ष मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी। सब्सिडरी मींस कौन, ये हमारा मनीष लिमिटेड की बैलेंस शीट है, क्योंकि सब्सिडरी तो मनीष लिमिटेड है। और एच होल्डिंग और ये हमारा हर्षित लिमिटेड। अब क्या होगा, एक छोटे से एग्जांपल से लेके समझा रहा हूं। तो फटाफट एक छोटी सी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो पीपीई ले लेते हैं हम पहले। पीपी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पीपी कंपनी के पास जो है वो है इसकी 1500 है और इसकी 200 है। अब इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट इन, अब वो बात ठीक है, 100% स्टेक एक्वायर्ड कर लिया है हर्षित लिमिटेड ने मनीष लिमिटेड का, ठीक है। इन्वेस्ट मैंने कर दिया मनीष लिमिटेड के अंदर, कितना अमाउंट पे करा, 100% शेयर्स एक्वायर्ड करने के लिए हर्षित लिमिटेड ने कितना अमाउंट पे करा मनीष लिमिटेड को। तो मैं लेट सपोज ले लेता हूं 800 लाख। ये सारा टर्म्स, ये सारे अमाउंट्स इन लैक्स चल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर एग्जांपल को ज्यादा लंबा ना करते हैं, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सन्ड्री असेट्स। हमारी टोटल सन्ड्री असेट्स कितनी है वो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 200 एंड 100, इसको कर लेते हैं टोटल। तो ये हमारा आ जाएगा 1500 प्लस 800 प्लस 200, तो 2500। 2500 एंड 300, तो ये मेरी टोटल असेट्स हो गई। टोटल असेट्स टोटल असेट्स हो गई। अब हम आते हैं अपना लाइबिलिटी साइड पर। तो लाइबिलिटी साइड पर देख क्या क्या हो जाता है हमारा। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग और इसका है 2000 एंड 250 इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पर आ जाएगा हमारा अदर इक्विटी। तो अदर इक्विटी जो हमारी है वो है 250 एंड 25। और यहां पर और लास्ट में लिख लेता हूं सन्ड्री लाइबिलिटीज।
तो सन्ड्री लाइबिलिटीज जो आपकी होने वाली हैं वो होने वाली हैं 250 एंड 15। अब इन दोनों को टोटल कर लीजिए और देखिए 2000 प्लस 250 प्लस 250 मीन्स 2500 और 250 प्लस 25 प्लस 15 ये तो 300 डी हो गए। एक काम करते हैं, इसको हम 25 ही कर लेते हैं अपने एग्जांपल के अंदर। तो 250 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 300। अब इसमें अगर मैं बोल दूं प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इस केस में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा कौन, मनीष लिमिटेड या हर्षित लिमिटेड? तो होल्डिंग कौन है, हर्षित लिमिटेड अल्टीमेटली। तो हर्षित लिमिटेड अपनी बुक्स में दिखाएगा भाई मेरी टोटल पावर अल्टीमेटली कितनी है मनीष लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद। ठीक है। हम्म। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो इससे पहले अगर मैं बता दूं, हमें हमारे जो मेन 4 वर्किंग नोट्स इस क्वेश्चन के अंदर रहने वाले, जो आपको हर क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे, 4 मेन एडजस्टमेंट कह लेते हैं, जो आपको बनाने ही पड़ेंगे। वो है, पहला जो आप करोगे वो है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, या इसको नेटवर्थ भी कह देते हैं, बात एक ही है, स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ। सेकंड जो हम बनाएंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड जो होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एंड फोर्थ आपका होगा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। तो ये कुछ मेन 4 मेन एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। तो हर क्वेश्चंस में आपको इस चीज को, इन चारों वर्किंग नोट्स को बनाना ही पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अब हम देख लेते हैं कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है, हर्षित लिमिटेड एंड मनीष लिमिटेड, पीपी इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड एंड सन्ड्री एसेट्स। तो कल मैंने आपको गुडविल की कैलकुलेशन बताई थी। अब वो चीज इस वर्किंग नोट, मतलब जो मैंने 4 मेन एडजस्टमेंट बता रखी है, उसमें सेकंड है हमारी, उसको मुझे निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे अभी देख लेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब किस तरीके से मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा उसको मैं बता देता हूं। तो उससे पहले अगर एक चीज और बताऊं, देखो ये जो मुझे बैलेंस शीट के बैलेंसेस दे रखे हैं, ये एज ऑन 31 मार्च 2023 दे रखे हैं। 31 मार्च 2023 एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो मैं 100% हर्षित लिमिटेड मनीष लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है 100% पर, ये कब कर रहा है, ये कर रहा है 1/4/2023। मतलब साल के शुरुआत में ही हर्षित लिमिटेड ने क्या करा, 100% स्टेक एक्वायर्ड कर लिया मनीष लिमिटेड का। ये बैलेंसेस मुझे दे रखे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और मैंने एक्वायर्ड कब करा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैंने मनीष लिमिटेड के शेयर्स को एक्वायर्ड करा है। अब कल के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अब मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स या नेटवर्थ कुछ भी कह सकते हैं। अब मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। तो नेट असेट्स का मतलब मैंने कल बताया था कि भाई अगर ये बैलेंस शीट है, यहां पर कुछ आइटम है, यहां पर कुछ आइटम है सेट्स के, लेट सपोज पीपीई, लेट सपोज
बाकी सारी सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पर करंट लायबिलिटी, यहाँ पर शेयर कैपिटल और यहाँ पर अदर इक्विटी। तो मैंने कल बताया था कि नेट एसेट्स किस तरीके से आप निकाल सकते हो। भाई नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्या होता है, दो तरीके कल मैंने बताए थे, या तो आप टोटल असेट्स को जोड़कर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपका नेट असेट्स निकल के आ जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नेट असेट्स निकालने के तरीके क्या थे, टोटल असेट्स में से अगर मैं लेस कर दूं आउटसाइडर लायबिलिटी, तो मेरा नेट असेट्स निकल के आ जाता था। या नेट असेट्स निकालने का एक तरीका और क्या है, नेट असेट्स निकालने का एक तरीका है भाई, इन दोनों को मैंने जोड़कर इसको माइनस करा तो अल्टीमेटली अमाउंट तो इन दोनों का ही आने वाला है। अब मैं अगर इन दोनों इसको जोड़कर इसको घटाकर ऐसे ना कर डायरेक्ट इन दोनों को ही जोड़ दूं तो मेरा नेट असेट्स ही तो निकलेगा। सीधी सी बात है भाई, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी के अमाउंट को मैं डायरेक्ट जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, नेट असेट्स। तो शेयर कैपिटल प्लस अगर मैं अदर इक्विटी के अमाउंट को जोड़ दूं तो मेरा तब भी क्या निकल के आएगा, तब तो मेरा तब भी नेट असेट्स ही निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए, लाइक यहां पर अब कैसे, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं कि नेट एसेट्स कैसे निकाली जाएगी, तो सिंपल है। और पहली बात, नेट एसेट्स आप निकालोगे किसकी, आप कंसोलिडेट किसको कर रहे, सब्सिडरी को। तो जो भी बैलेंसेस लोगे ना आप सब्सिडरी की बुक्स वाले लोगे, होल्डिंग को छेड़ोगे भी नहीं। क्यों, होल्डिंग से मुझे थोड़ी ना कुछ लेना देना है, होल्डिंग के तो बैलेंसेस एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। सब्सिडरी के बैलेंसेस को मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, अब ऐसा नहीं है, अब ये बैलेंस मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेट असेट्स निकालने के लिए भाई टोटल इधर असेट्स को टोटल करो, करंट लायबिलिटी माइनस करो, आ गया आपका नेट असेट्स। नहीं, मैं उस दिन इसलिए कह रहा था कि ये तरीका गलत इसलिए हो जाता है, क्यों, क्योंकि नेट असेट्स आप कौन से डेट की निकालते हो। देखो भाई, नेट असेट्स निकालने का मेरा मेन मोटिव क्या होता है कि मुझे सामने वाले बिजनेस में अगर मैंने स्टेक एक्वायर्ड करा है तो मुझे फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, दो चीजें होती हैं। तो मैं एट द एंड ऑफ द डेट, जिस दिन पे मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, पूरा साल हो गया स्टेक एक्वायर्ड करे हुए, तब क्या मुझे तब पता चल जाएगा यार मुझे फायदा हुआ बिजनेस को खरीद के या घाटा हुआ। भाई जिस दिन मैं एक्वायर्ड कर रहा हूं उसी दिन तो मैं देखूंगा ना मेरे को फायदा हो रहा है इस बिजनेस को खरीदने में या घाटा हो रहा है। तो इसलिए अब क्या होता है, नेट असेट्स जो भी आप निकालोगे ना वो आप हमेशा कौन सी डेट के निकालोगे, हमेशा आप निकालोगे डेट ऑफ एक्विजिशन पर। कौन सी डेट पर निकालोगे आप, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट जो होगी उस डेट के अकॉर्डिंग जो बैलेंसेस होंगे उस पर नेट एसेट्स आप निकालोगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बैलेंसेस 31 दिन एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट के बैलेंसेस पता है, तो इनके बेसिस पर तो मैं नेट एसेट्स निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इस डेट के बैलेंसेस चाहिए 1/4/2023 के, क्योंकि इसी डेट पर मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाली कंपनी में 100% स्टेक एक्वायर कर रहा हूं। तो अब यहां पर ये वाला तरीका तो हो जाता है फेल, इस तरीके से मैं नहीं निकाल सकता। आपको नेट एसेट्स कौन से तरीके से निकालनी पड़ेगी, इस तरीके से, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। अब वो कैसे निकलेगी मैं बताता हूं, देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन पर। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बना रहा हूं, तो इसको बनाने का एक फॉर्मेट है, उस तरीके से ही बनाना है आपको। दो चीजें आ जाती हैं, प्री, पोस्ट, और यहां पर आ जाता है टोटल। अब पर्टिकुलर में प्री, पोस्ट एंड टोटल, ये तीन चार चीजें हैं। अब पर्टिकुलर में आप नेट एसेट्स की रिलेटेड चीजें ही लिखोगे, तो नेट एसेट्स में आपका क्या क्या मैंने बताया, सिर्फ शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। तो यहां पर देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है, अदर इक्विटी। तो पोस्ट में मैं ये भी लिख देता हूं, पोस्ट में सिर्फ एक ही चीज है हमारी, वो भी है अदर इक्विटी। तो अब देखिए, अब इसमें अगर देखूं मैं, सबसे पहले क्या आया मेरा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अगर मैं इसमें देखूं तो
शेयर कैपिटल, मुझे बैलेंसेस मैंने किसके बोला था, किसके होल्डिंग के नहीं देखने, आपको सिर्फ सब्सिडरी के देखने हैं। तो शेयर कैपिटल मेरी कितने की है, 250। मतलब ये जो टोटल है, ये मतलब एज ऑन 31/3/2023 के बैलेंसेस हैं। प्री मतलब हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, 1/4/2022 वाले दिन। और पोस्ट का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज आया है प्रॉफिट्स के अंदर या शेयर कैपिटल के अंदर कितना चेंज आया है। पोस्ट का मतलब ये होता है, पोस्ट का मतलब यार इस तरीके से लगा लो, मूवमेंट कितनी हुई है प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट भी तो अल्टीमेटली अदर इक्विटी का पार्ट है, और अदर इक्विटी और शेयर कैपिटल को मिलाकर ही तो नेट एसेट्स बनती हैं। तो अब मैं देखूंगा इसके हिसाब से शेयर कैपिटल जो है मेरी, शेयर कैपिटल अगर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, वो मेरी 250 की है। मतलब मुझे एज ऑन 31/3/2023 तक का बैलेंस मुझे 250 लाख रुपीस पता है। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं बता रखा कि भाई शेयर कैपिटल क्या, मतलब कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ भी नहीं मुझे बता रखा, बस सिंपल है कि 100% मैंने स्टेक एक्वायर करा हुआ है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाई साल के एंड में जब 250 है तो बिगिनिंग में 250 ही होगी। जब साल के एंड में कुछ बदली नहीं तो बिगिनिंग में भी वही होगी ना। मैं ये मान के चलूंगा कि भाई बिगिनिंग में भी 250 है फिर शेयर कैपिटल, बीच में कुछ भी चेंज नहीं आया है, बीच में चेंज कुछ भी नहीं आया है। तो दो चीजें मैं लेता हूं, नेट एसेट्स निकाल रहा हूं तो शेयर कैपिटल तो हो गई, और मुझे क्या लेना पड़ेगा, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में, और अदर इक्विटी में अगर मैं देखूं, अब इस क्वेश्चन के अंदर अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी ये रही मेरी, इसमें 25 लाख है। मतलब ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस मुझे पता है। अब बिगिनिंग का मुझे इसमें फिर नहीं पता, तो मैं ये मान के चलूंगा बिगिनिंग में भी सेम ही होने वाला है, एज ऑन 1/4/2022 इसका बैलेंस सेम होने वाला है और बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मुझे नेट एसेट्स निकालनी थी, तो नेट एसेट्स आपकी निकल तो गई। अब अगर आप नेट एसेट्स टोटल करोगे, ये मेरी क्या निकली है, नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। अब आप सब बोलोगे कि लाइक अब आप सब ये बोलोगे सर ये तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, मतलब असेट्स को टोटल करो, लाइबिलिटी को माइनस करो, आंसर तो यही निकल के आने वाला था। बिल्कुल सही आंसर वही निकल के आता। पर इसमें मैं इसलिए शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी लेकर चल रहा हूं क्योंकि आगे जब एडजस्टमेंट आएगी, जब मूवमेंट आएगी, जब आपको एडजस्टमेंट में देगा कि साल के बीच में इतना प्रॉफिट कमाया है सब्सिडरी ने, तो उस केस में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। उस केस में फिर आप डायरेक्ट अगर क्लोजिंग बैलेंसेस में असेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करके निकालोगे, आंसर नहीं आएगा। तो 250 प्लस 25 यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, 275। और एक मिनट, क्या रहेगा आपका 275। यहां पर कुछ नहीं, क्योंकि बीच पूरे साल के अंदर कुछ मूवमेंट हुई ही नहीं, मतलब ना शेयर कैपिटल में कुछ मूवमेंट हुई है, ना अदर इक्विटी में कोई मूवमेंट हुई है। और टोटल का इसका वैसे आप करना चाहो कर लो, अगर टोटल नहीं भी करना तो मत करो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ मैं ये बैलेंसेस यहां पर क्लोजिंग इसलिए लिखता हूं ताकि मैं आराम से पता कर पाऊं कि पोस्ट में कितनी मूवमेंट आई है। टोटल आपको सिर्फ प्री और पोस्ट का ही करना है। तो उसके बाद अब मैं यहां पर टोटल हो जाने के बाद मुझे नेट एसेट्स पता चल गई, भाई मेरी 275 है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये ओपनिंग बैलेंस जो मुझे पता करने थे, अब मुझे पता चल गए नेट एसेट्स के, ये ओपनिंग बैलेंस मुझे पता चल गए नेट एसेट्स के, भाई शेयर कैपिटल अदर इक्विटी 275। अब इस नेट एसेट्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था, हिस्सा होता है। हिस्सा किसका, भाई होल्डिंग कंपनी का भी हिस्सा होगा, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उनका, एनसीआई का भी हिस्सा होता है। पर इस क्वेश्चन के अंदर 100% होल्डिंग किसके पास है, हर्षित लिमिटेड के पास। तो जाहिर सी बात है एनसीआई तो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा ही नहीं। बट मैं फिर भी आगे जब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कहीं कहीं स्टेक जैसे 70% एक्वायर होगा, तो 30% किसका हिस्सा लिखना पड़ेगा मेरे को, एनसीआई का। तो इस नेट एसेट्स के अंदर ये जो सामने वाली कंपनी की मुझे नेट एसेट्स मिली है, इसके अंदर होल्डिंग का हिस्सा कितना है और एनसीआई का हिस्सा कितना है। तो अभी तो होल्डिंग का हिस्सा 100% है, तो इस सारा का सारा 275 किस में आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, और एनसीआई में जीरो आएगा, एनसीआई में कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आती है। हमारा एक वर्किंग नोट तो कंप्लीट हो गया, ये वर्किंग नोट नंबर मेरा 1 था, ये वर्किंग नोट मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड और वर्किंग नोट्स की तरफ चलते हैं।
सेकंड वर्किंग नोट, ऐसे जैसे कि मैंने बताया था 4 वर्किंग, तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स तो बन गया। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के ऊपर। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे आप? अब ये मैंने कल आपको बताया था किस तरीके से निकलेगी, एक छोटे से एग्जांपल को लेकर। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, सबसे पहले मैं लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले निकालता हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, सामने वाली कंपनी को एक्वायर करने के लिए मैंने कितना अमाउंट पे करा है। तो सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर लेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड, तो मैंने कितना अमाउंट पे करा है, 800 लाख। तो सामने वाली कंपनी को एक्वायर करने के लिए मैंने 800 लाख रुपीस पे करे हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या जोड़ता हूं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसमें मैं क्या जोड़ता हूं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नेट एसेट्स में जब मैंने निकाला तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो जीरो है अभी, क्योंकि 100% स्टेक एक्विजिशन किसके पास है, हर्षिल लिमिटेड के पास। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इस केस के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इस केस में क्या लिखने वाला हूं मैं, जीरो, कुछ है ही नहीं। और इसमें से मैं लेस क्या कर देता हूं, नेट आइडेंटी नेट आइडेंटिफिएबल असेट। तो नेट आइडेंटिफिएबल असेट मेरी कितनी है, 275। तो 275 में जब यहां पर माइनस करूंगा, सिंपल कल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ाया था, तो आपको सिंपल पता चल जाएगा मैंने 800 लाख रुपीस दे दिए, सामने बदले में मुझे कितनी असेट मिली सामने वाली कंपनी की, सिर्फ 275, सिर्फ 275। तो मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो 800 माइनस 275 करेंगे तो 525 का आपको क्या हो गया, जो 525 का मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे करा है, ये मैंने किसका पे करा है, गुडविल का पैसा पे करा है। ओके, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बहुत सिंपल है। अब आते हैं थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एनसीआई इस केस के अंदर मैं देखूं तो आपको एनसीआई किस वे में लेनी है मैं बता देता हूं। एनसीआई मींस कल बता दिया था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कौन होते हैं, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर 70% मैंने स्टेक एक्वायर करा है तो 30% जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है वो एनसीआई है। तो इस नेट असेट्स में प्री में हिस्सा जब 100% एक्विजिशन होल्डिंग हर्षित लिमिटेड के पास है, जो कि होल्डिंग है, तो एनसीआई क्या है, जीरो, प्री में जीरो। तो पोस्ट में भी क्या होगा, हर्षित लिमिटेड वैसे तो कुछ अमाउंट नहीं है, बट अगर इसमें भी कुछ अमाउंट होता तो सारा का सारा शेयर किसका रहता, होल्डिंग का। होल्डिंग कौन है, हर्षित। एनसीआई इसमें भी जीरो होने वाला है, पोस्ट के अंदर भी। पोस्ट में भी जब मैं प्रॉफिट में हिस्सा कमाऊंगा, क्योंकि पोस्ट में सब्सिडरी ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए होंगे वो अल्टीमेटली किसके हैं तो होल्डिंग के ही ना, क्योंकि एक्वायर्ड स्टेक एक्विजिशन तो मोर देन 50% हर्षित कर चुका है। तो जितने प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी के होंगे वो सारे के सारे किसके होने वाले हैं, हर्षित लिमिटेड के होने वाले हैं, मनीष लिमिटेड के जो भी होंगे। अब यहां पर देखा जाए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब प्री के अंदर, प्री नेट एसेट्स के अंदर कुछ भी नहीं था एनसीआई, पोस्ट नेट एसेट्स के अंदर भी कोई हिस्सा नहीं था एनसीआई का। तो टोटल अगर देखा जाए तो जीरो ही है, कोई भी हिस्सा नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वर्किंग नोट जो बनता है मेरा, वो बनता है कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। अब कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में मैं क्या देखता हूं, पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में मैं क्या देखूंगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का मतलब हो गया कि जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी प्रॉफिट्स हैं होल्डिंग के, भी कंसोलिडेटेड वर्ड यूज हो रहा है, मतलब इसमें मुझे होल्डिंग के भी प्रॉफिट सारे लिखने पड़ेंगे और सब्सिडरी के भी जो भी ड्यूरिंग द ईयर हुए होंगे वो सारे लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी के लिख लेते हैं, होल्डिंग कंपनी बैलेंस। तो होल्डिंग कंपनी का अगर बैलेंस देखें यहां पर, तो होल्डिंग कंपनी की जो अदर इक्विटी थी वो कितनी थी, 250।
इसको तो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के बैलेंस से सारे के सारे एज इट इज आएंगे, क्योंकि उनमें हम कुछ छेड़छाड़ करते ही नहीं है। छेड़छाड़ किस में करते हैं? छेड़छाड़ हम करते हैं सब्सिडरी के बैलेंसेस में। तो होल्डिंग कंपनी बैलेंस आ गया यहाँ पे, इसमें मैं जोड़ देता हूं आपके सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस जो भी होंगे। सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस इसके अंदर क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस। अब सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस इसके अंदर कितने हैं? कुछ निकला ही नहीं है मेरा अमाउंट। अगर देखा जाए तो सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस यहाँ पे देखा था ना, देखो पोस्ट में अदर इक्विटी में ये किसके बैलेंसेस को मैं ले रहा था, सब्सिडरी के, वो निकले हैं जीरो। मतलब ये टोटल अगर देखोगे आप जीरो निकला है, कोई निकला ही नहीं है। तो सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस क्या है? जीरो। तो अगर मैं टोटल अदर इक्विटी देखूं, टोटल अदर इक्विटी देखूं, तो वो कितनी निकल कर आ रही है? टोटल अदर इक्विटी मेरी 250 की ही निकलेगी। टोटल अदर इक्विटी मेरी कितनी निकली है? 250 की निकली है। अब चारों वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे क्या बनानी है यहां पर? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हर्षित लिमिटेड। अब आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है हर्षित लिमिटेड की। होप सो इतने एरिया में बन जाए। हम्म तो फटाफट अब बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पीपी। तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को तो कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। पीपी, पीपी के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था। तो अब मुझे कंसोलिडेट करना है, मतलब दोनों की बुक्स को मिलाना है। तो 1500 इसकी थी, 200 इसकी है, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, सिंपल। 1500 प्लस 200, तो 1500 प्लस 200, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1700। पीपी मेरी हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड। मैं इस चीज को कभी भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिख सकता, उसका रीजन बताता हूं क्यों। इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड, अब आप बोलोगे जब कंसोलिडेट कर रहे हो, दोनों की उसको जोड़ रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट भी तो लिखो। क्या आप मुझे बताओ, मैंने मनीष लिमिटेड में इन्वेस्ट करा, मनीष लिमिटेड मेरी सब्सिडरी है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दोनों दिखाएंगे। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूं, तो मनीष लिमिटेड की किस चीज के अंदर शो कर रहा होगा? वो शेयर कैपिटल के अंदर शो कर रहा होगा। जो मैंने इन्वेस्ट करा है वो मनीष लिमिटेड की शेयर कैपिटल में शो कर रहा होगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट ही कहां करा है? उसकी शेयर कैपिटल में। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्या मैं ये दिखा सकता हूं कि मैंने अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, मेरी ही कंपनी और मैंने खुद ने ही अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब क्या भाई? सब्सिडरी को मैं अपनी बुक्स में मिला रहा हूं ना, मेरी ही कंपनी हो गई है। तो मैं नहीं दिखा सकता कि 800 जो इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड है, मैं उसको अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी दिखा दूं, ऐसा नहीं होता। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। जब मैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ही तो है, और उसमें देखो मैंने दिखा भी रखा है कि इन्वेस्टमेंट इन मनीष लिमिटेड, कंसोलिडेटेड में नहीं। तो इसको आप एज अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाओगे। बात आती है सन्ड्री एसेट्स की। हाँ, इनको जोड़ोगे, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, जो कि हो जाएगा 200 प्लस 100, दैट इज 300। तो टोटल आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। 1700 एंड 300 कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, 1700 एंड 300 आपका कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, अब यहां पर ये चीज हो गई। अब एक चीज और इसके अंदर आने वाली है, वैसे अगर देखा जाए तो पीपी आपने लिख दी। अब यहां पर आपको याद होगा हमने इस वर्किंग नोट के अंदर गुडविल भी फाइंड करी थी। तो ऐसा गुडविल को भी आपको असेट साइड में लिखना पड़ेगा। गुडविल आपकी असेट है, तो गुडविल जो आपकी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? वो निकल के आई है 525। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 525 आपकी गुडविल है। तो टोटल, अब मैं अगर टोटल करूं तो क्या आ जाएगा? 2525 का अमाउंट, 2525 मीन 1700 प्लस 525 प्लस 300, 2525। तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया।
ओके, अब आते हैं लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में फिर क्या आ जाएगा आपका, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है, क्या शेयर कैपिटल को मैं दोनों को जोड़ दूं, क्या शेयर कैपिटल भी मैं दोनों को जोड़ दूं? इसका आंसर भी नो रहेगा। क्यों नो रहेगा, मैं बताता हूं। अब इस चीज के अंदर अगर आपको याद हो कि किस तरीके से आपने ये चीज निकाली थी, हम्म, अब आपको याद हो अगर किस तरीके से आपने ये चीज निकाली थी, जब मैंने गुडविल का अमाउंट निकाला था, मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली थी और मैंने नेट आइडेंटिफिएबल असेट, नेट आइडेंटिफिएबल असेट में क्या क्या आया था, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। तो मतलब ये हो गया, अब मैंने जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं लिया था, मतलब क्या हुआ कि ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये दोनों नेट होके ना, मैं ऑलरेडी एज अ गुडविल लिख चुका हूं बैलेंस शीट के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कैसे, देखिए, 800 इन्वेस्टमेंट मैंने ली थी, ये 800 की इन्वेस्टमेंट है, एनसीआई कुछ था नहीं, नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स क्या थे आपके, वही तो थे, शेयर कैपिटल प्लस में अदर इक्विटी का बैलेंस। तो इनका नेट जो गुडविल आया है, मैं ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर यहां पर प्रेजेंट कर चुका हूं। तो क्या बैलेंस शीट में मैं दोबारा से इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकी सब्सिडरी की इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी को क्या इनकॉर्पोरेट कर लूं, तो गलत हो जाएगा। तो कभी भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ना, इन्वेस्टमेंट जो मैंने सब्सिडरी में करी है कभी नहीं लोगे आप, सब्सिडरी की इक्विटी शेयर कैपिटल और सब्सिडरी की अदर इक्विटी नहीं लोगे आप। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर जो आएगी वो सिर्फ किसकी आएगी, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ऑलवेज होल्डिंग, लाइक इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, वो ऑलवेज किसकी आने वाली है, ऑलवेज होल्डिंग की आने वाली है, हमेशा होल्डिंग कंपनी की आएगी, ऑलवेज होल्डिंग शेयर कैपिटल जो आएगी। तो यहां पर शेयर कैपिटल अगर देखा जाए, तो शेयर कैपिटल कितनी है, होल्डिंग की, हमेशा होल्डिंग की ही आप शेयर कैपिटल लोगे, तो 2000 की शेयर कैपिटल है, तो यहां पर आप लिख दोगे 2000। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं अदर इक्विटी के ऊपर। तो अदर इक्विटी, अब आपको याद होगा आपने वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया था अदर इक्विटी के लिए, ये तो रहा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, और यहां पर आप ऑलरेडी अमाउंट निकाल चुके हो कितना, 250, होल्डिंग कंपनी का बैलेंस, और सब्सिडरी कंपनी ने टोटल जितने कमाए थे उस टाइम पर, तो कमाया तो कुछ भी नहीं था, कुछ मूवमेंट ही नहीं थी प्रॉफिट्स के अंदर, तो अदर इक्विटी का बैलेंस कितना रहेगा यहां पर, 250। और यहां पर और चीजें क्या थी जो मुझे डालनी थी, सन्ड्री लाइबिलिटीज, सिंपल, तो यहां पर देख लेता हूं मैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी है, सन्ड्री लाइबिलिटीज अगर इसमें देखेंगे तो ये रहा, तो 250 प्लस 25 इसको आप जोड़ दोगे, 250 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 275। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, 2000 प्लस 250 प्लस 275, तो आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2525, सिंपल। तो आपका एक ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने कंसोलिडेशन का चैप्टर, जो कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली कोर कॉन्सेप्ट, अगर ये एग्जांपल आप समझ गए ना, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन इन आईएफआरएस में, आईएफआरएस के सारे क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ये कल हमने 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए थे गुडविल के, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही, मतलब जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाया था। इस एग्जांपल के बेसिस पे ना आप फुल फ्लैश क्वेश्चन तक सोल्व कर सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूं किस तरीके से, इसी एग्जांपल के बेसिस पे। तो बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 वर्किंग नोट्स हैं मेन जो मैंने आपको बताए हैं, जो हमेशा याद रखने हैं, जो हमेशा मतलब बनाने हैं आपको, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, ये 4 वर्किंग नोट्स बन गए, बैलेंस शीट तो बहुत इजी वे में बन जाएंगी, बैलेंस शीट में फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
ठीक है, कंसोलिडेट अदर इक्विटी होके हो गया। अब मैं एक छोटा सा और बता देता हूं। अब मैं यहां पर स्टार्ट करवा देता हूं अपनी लाइक, अगर मैं इसी केस के अंदर अगर मैं ये बोल देता एज इन अबव केस हर्षित लिमिटेड होल्ड ओनली 70% स्टेक इन मनीष लिमिटेड। तो उस केस के अंदर कैसे आप करते? अब यहां पर मैंने क्या करते, 70%, पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, 100% स्टेक था। तो उस केस में कैसे सब कुछ चीजें बनती मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स पहले हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स में, एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर प्री प्री मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो भी होता है, लेट्स जैसे मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, 4/2022। प्री, पोस्ट, पोस्ट के अंदर क्या आ जाती है हमारी सारी की सारी अदर इक्विटी। अदर इक्विटी मतलब जो भी प्रॉफिट के अंदर वेरिएशन हुई है ड्यूरिंग द ईयर। और यहां पर आ जाता है टोटल, मींस डेट ऑफ कंसोलिडेशन, डीओसी मींस डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, चीजें तो सारी वैसी ही लिखी जाएंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर अदर इक्विटी। अदर इक्विटी भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 250 और 25। तो 250, क्योंकि क्लोजिंग मुझे पता है, वेरिएशन कुछ पता नहीं है, तो वही ओपनिंग में मान लूंगा कि भाई वही मेरा बैलेंस ओपनिंग में था, उतना ही था। ड्यूरिंग द ईयर कोई वेरिएशन में मैं नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट मुझे कुछ गिवन ही नहीं है। तो ये टोटल करा तो मेरा क्या निकल के आ गया था, नेट असेट्स। तो अब मैं अगर करूंगा 250 प्लस 250 प्लस 275 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं, इसका टोटल करना है करो, वरना रहने दो इसका, क्योंकि आगे कुछ काम नहीं होता। सिर्फ मैं किस लिए लिखता हूँ, वेरिएशन फाइंड करने के लिए कि ड्यूरिंग दैट प्रॉफिट में कितना मूवमेंट हुआ है। अब यहां पर लास्ट मैंने जब लिखा था तो सिर्फ मैंने होल्डिंग का 100% शेयर था, इसलिए पूरा का पूरा होल्डिंग को डिनोट हो गया था। बट इस टाइम मैंने ऊपर क्या बोला कि 70% इस बार होल्डिंग का है, और एनसीआई का कितना है, एनसीआई का है 30%, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं। 70% स्टेक मनीष लिमिटेड में किसका है, हर्षित लिमिटेड का। बट जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जैसे जो बहुत छोटे छोटे, जैसे कोई भी हो सकता है, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनका स्टेक है 30% का। तो वो भी तो नेट एसेट्स में हिस्सा मांगेंगे ना, वो भी तो बोलेंगे भाई 275 में सिर्फ 70% ही तो आपका, 30% हमारा भी है। तो यहां पर अब बाइफर्केशन स्टार्ट हो जाती है भाई, 275 रुपए में 70% हिस्सा ही है किसका, होल्डिंग का, दैट इज 192.5। एंड रिमेनिंग हिस्सा कितना, इसका कितना है, 82.5। पोस्ट में तो कोई हिस्सा ही नहीं है दोनों का, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है, तो कहां से हिस्सा होगा, 82.5, ठीक है। अब सेकंड वर्किंग नोट में क्या बनाता था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखिए गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि मैंने कितना पैसा दिया सामने वाली कंपनी को खरीदने के लिए। तो इसमें मैं लूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी कितनी थी, वो तो वही लेके चलूंगा मैं जो क्वेश्चन के अंदर थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी कितनी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी थी 800 लाख। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मेरी वही थी 800 लाख। इसमें अब की बार मैं क्या जोड़ूंगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि मैं 100%
अगर किसी बिजनेस को मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं तो 100% ही तो करूंगा, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मैं इसमें जोड़ूंगा, एक बारी के लिए जोड़ूंगा, बाकी बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा अलग करके। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है फिर हमारा 82.5, 82.5 इसमें से फिर मैं लेस कर देता हूं नेट असेट्स। तो नेट असेट्स मेरी कितनी निकल के आई है इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो नेट असेट्स मेरी 275 टोटल। तो इस बार जो आपकी गुडविल आएगी वो क्या निकल के आएगी 800 प्लस 82.5 माइनस 275 मतलब 607.5 ये मेरी क्या निकल के आ गई गुडविल। तीसरा वर्किंग नोट में क्या बनाता हूं कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो क्या क्या लेता हूं उसमें मैं प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट में जो भी बैलेंसेस होते हैं। तो प्री में कितने हैं अगर मैं देखूं नॉन करने 82.5 तो 82.5 और जीरो तो टोटल अगर देखा जाए तो 82.5 ही तो हुआ और कुछ है ही नहीं। और लास्ट वर्किंग नोट जो मैं बनाता हूं वो क्या बनाता हूं कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कैसे बनेगा नॉर्मल वही होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है जो भी अमाउंट है होल्डिंग कंपनी का बैलेंस कितना है होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है आपका अदर इक्विटी का 250। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस 250 है प्लस में सब्सिडरी कंपनी का तो कुछ ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट बढ़े ही नहीं जो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको इनकॉर्पोरेट करूं, सब्सिडरी का तो कुछ था ही नहीं तो टोटल ये 250 ही हो जाएगा। बस सिंपल इनके बेसिस पर ही क्या बन जाएगी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा आपका वही पीपी और गुडविल निकली है और आपका सन्ड्री असेट्स टोटल और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी और आपका लास्ट क्या आ जाएगा अदर इक्विटी एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज। बट अदर इक्विटी से भी सन्ड्री लाइबिलिटी से पहले हम एक टर्म यहां पर और ऐड करेंगे वो होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इस बार हेड, क्योंकि इस बार एनसीआई भी हमारे पास है नॉन कंट्रोलिंग। उसके बाद आप क्या डालोगे यहां पर सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब फटाफट कर लेते हैं और अमाउंट देख लेते हैं क्या निकल के आने वाला है। तो पीपी सेम आएगा 1700, पीपी आ गया मेरा 1700। गुडविल देख लेते हैं गुडविल मैंने निकाली है ये 607.5, 607.5। सन्ड्री सन्ड्री असेट्स देख लेते हैं 300 है, पहले ही टोटल करूंगा क्योंकि इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना तो इसलिए मैं टोटल कर ले रहा हूँ फटाफट। तो 1700 प्लस 607.5 प्लस 300 2607.5 इस बार जो मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 2607.5। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज वही हमेशा किसकी आएगी होल्डिंग की, ऑलवेज होल्डिंग, ऑलवेज होल्डिंग। तो 2000 है 2000। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी कहाँ है अदर इक्विटी, अदर इक्विटी मैंने निकाली थी अदर इक्विटी ये रही कंसोलिडेटेड 250 ये भी इतना ही आएगा ठीक है। एनसीआई अब इस बार एनसीआई कितना निकला था 82.5 इस बार एनसीआई हमारा निकला था प्री का जो हिस्सा निकला था पोस्ट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं थी प्रॉफिट में तो हिस्सा कहां से आएगा। तो 82.5 आपका इसका है और सन्ड्री लाइबिलिटीज तो नॉर्मल जैसे हम टोटल करते हैं उसमें तो क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं होता 275 होता है जब एडजस्टमेंट दी जाएगी तब होगा 275। अब इसका आप टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है 2000 प्लस 250 प्लस 82.5 प्लस 275
तो डेट इज 2607.5, बैलेंस शीट मैच हो गई है 2607.5। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। अगर आप ये समझ गए हो तो आगे की बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इजी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उन्हीं में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करनी होती है चीजों को, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे कंसोलिडेशन के, अगर ये सीख गए तो आगे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, मैं डैम श्योर बता रहा हूं आपको। आईएफआरएस के जितने क्वेश्चन होंगे बहुत इजी वे में सारे क्रैक हो जाएंगे। आईएफआरएस का सिंपल एक ही एग्जाम है, 50% स्कोर करना होता है और लाइक वो बहुत इजी वे में निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी बाकी के जो आईएफआरएस के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे के सारे करवाऊंगा। ओके।